चलो so today I will start the new chapter बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम में आपको पहले कुछ बेसिक टर्म समझना है। मोनोमियल क्या होता है? A polynomial which contain only one term. A polynomial which contain only one term is known as monomial. और बाइनोमियल किसको बोलते हैं? टू टर्म आता है। A polynomial which contain only two term is known as binomial. बाइनोमियल, तो बताइए ये हमारा बाइनोमियल है क्या? ये हमारा बाइनोमियल है? ये बाइनोमियल नहीं है। अरे दोनों का एक्सप्रेशन सेम है ना, एक्स हमारा सेम है ना, तो ये हमारा 3x बन गया ना, तो 3x में एक ही टर्म हुआ ना। तो आपको बाइनोमियल में क्या होना चाहिए? टू डिफरेंट एक्सप्रेशन होना चाहिए या टू डिफरेंट मोनोमियल होना चाहिए। तो डिफरेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं हम? वेरिएबल से, आइदर वेरिएबल या सेम वेरिएबल रहेगा उसका पावर से। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? लिखिए, मोनोमियल का डेफिनेशन लिखिए। An expression which contain only one term and power of variable must be whole number. Power of variable must be whole number. Power of variable must be whole number. बाइनोमियल एक्सप्रेशन का लिखिए। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, हम होल नंबर क्यों बोल रहे हैं? पॉलिनोमियल डिफाइन करने के लिए पावर होल नंबर रहना चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए पावर होल नंबर रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल √x + 1/√x, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? चलो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखिए, सॉरी हाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, यस बाइनोमियल एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन two different term, with different power, or different variable, with different, either टू वेरिएबल में डिफरेंट पावर होना चाहिए या टू डिफरेंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, लाइक x + y क्या है हमारा? बाइनोमियल है। x² + x क्या है? बाइनोमियल है। x² + 1 क्या है? समझ में आया? बट ये हमारा बाइनोमियल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलो तो देखो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर, बताओ ये क्या है?
ट्राइनोमियल है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो एक्सपेंशन करेंगे इसको हम बाइनोमियल ही कंसिडर करके एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, जो हमारे लिए सबसे काम का चीज़ है वो है फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा सबसे काम का चीज़ है। तो फैक्टोरियल का नोटेशन कैसे होता है? n फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसको डिनोट करते हैं या तो n फैक्टोरियल, नहीं तो इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और n बिलोंग्स टू, या होल नंबर बोल दें तो इसको लिखने का जरूरत है? इसको लिखने का जरूरत नहीं है। होल नंबर बोल दिए तो कौन सा नंबर? 1/2 इज ए होल नंबर। 1/2 इज ए होल नंबर। वाह, बहुत शानदार। 7/9 इज ए होल नंबर। 13/17 इज ए होल नंबर। बोलो नहीं। तो होल नंबर मीन्स क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मीन्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। बोल सकते हैं? चलो तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जो भी आपके पास नंबर रहेगा, सपोज हमारे पास रहेगा, एक एक्सेप्शन है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल ये भी 1 होता है। और जब 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे ना तो 2 × 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2। 3 का फैक्टोरियल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? समझ में आया क्या कर रहे हैं? जो फैक्टोरियल दिया हुआ है वहां से स्टार्ट कहां तक ले जाना है? 1 ले जाना 0 तक है, लेकिन आप देखो 0 और 1 को ले जाओगे तो कोई फायदा है? सोचो, अरे 2 बार 1 करो मल्टीप्लाई या 1000 बार 1 करो मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो एक ही बार मल्टीप्लाई कर दो ना केवल। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 24। 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1। उसी तरह से 6 फैक्टोरियल, तो इसका कितना वैल्यू? कुछ वैल्यू याद रखो। हाँ, इसका वैल्यू 120। आपको 7 तक याद रखना है, ठीक है। 6 × 4 × 5, यस, अब पकड़ में आ रहा तुम लोग का, राइट। 6 × 4 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 इज इक्वल टू 720 और 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो ना। और एक चमत्कार देखो, क्या चमत्कार है? क्या हम 7 फैक्टोरियल को 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? क्योंकि देखो ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 6 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मीनिंग समझ में आया कि फैक्टोरियल में जहाँ, अब जैसे यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो यहाँ पर तुम बोलोगे सर 0 से अब कहाँ जाए? भाई 0 जब आपका एंडिंग पॉइंट है, 0 जब एंडिंग पॉइंट है तो 0 के बियॉन्ड कुछ है? क्योंकि हमारा डेफिनेशन कहाँ से शुरू हो रहा है? होल नंबर से शुरू हो रहा है। और जो भी नंबर दिया हुआ है उसको स्टार्ट करना कहाँ तक? 1 तक ले जाना है। तो 0 तो 1 के अंदर आता ही नहीं है, फिर भी इसको डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर दिया रहेगा तो अगर मैं n फैक्टोरियल लिखता हूँ तो n फैक्टोरियल को क्या लिखूँगा? n × n - 1, n - 2, n - 3, n - 4 ... 4 × 3 × 2 × 1। आपको हमेशा उल्टा तरफ से मल्टीप्लाई करना। पहले मल्टीप्लाई कैसे करते थे? 2 × 3 6 करते थे, 6 × 4 करना वही चीज़ है, लेकिन हम कैसे लिख रहे हैं? रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं नंबर को हम। आप इसको बोल सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को हम लिख रहे हैं। जैसे समझना समझो, लेकिन आपको
स्टार्टिंग यहीं से करना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप करोगे ना तो आप 1 तक जल्दी पहुँच जाओगे और मल्टीप्लिकेशन भी आपको दिखता जाएगा, ठीक है। तो हम इसीलिए बोले आपको 7 तक याद रखने के लिए कि कहीं पर भी आपको मिल गया, सपोज 8 का फैक्टोरियल मिल गया, तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा, फर्दर नहीं कुछ करना, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि 7 का फैक्टोरियल 5140 भी होता है। अगर ऐसा कहीं मिल रहा है कैंसिल कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया? तो फैक्टोरियल का डेफिनेशन कैसे हो गया हमारा? चलो, तो ये तो हमने सीख लिया। तो फैक्टोरियल का डेफिनेशन हो जाएगा, ये कब हम अप्लाई करेंगे? व्हेन n नॉट इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 1 व्हेन n इज इक्वल टू 0। क्लियर है? कोई दिक्कत? कॉपी करो तो इसको, यहाँ पर 5040 होगा, ठीक है। तो चेक किया करो तुम लोग भी मल्टीप्लिकेशन, ऐसा थोड़ी नहीं कि मल्टीप्लिकेशन तुम लोग नहीं जानते हो, ठीक है। चलो गुड। देखो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए, एनसीआर। तो एनसीआर को समझने से पहले हम जनरल कुछ एग्जांपल लेते हैं। समझो कि ये हमारा टोकरी है, ठीक है। अब इस टोकरी में क्या क्या रखा हुआ है? आम ही मान के चलो। आपके इस टोकरी में कितना आम है? समझो 20 आम है, ठीक है। इस टोकरी में कितना आम है? 20 आम है, और 20 के 20 डिफरेंट शेप का है। या फिर ऐसा बोलो कि 20 टाइप का इसमें फ्रूट्स रखा हुआ है टोकरी में, और अच्छे से समझो, फिर 20 टाइप का फ्रूट्स रखा हुआ है इस टोकरी में। अब सोचो, या 20 ज़्यादा हो गया क्या? 5 लो, फिर तो छोटा नंबर से अच्छे से समझ में आएगा। इसमें 5 टाइप का फ्रूट्स है टोकरी में, ठीक है। अब आपको ना 3 डिफरेंट टाइप का फ्रूट्स लेना है, मतलब इसमें है F1, F2, F3, F4, F5, ये 5 टाइप का फ्रूट्स है, और आपको 3 डिफरेंट फ्रूट्स लेना है। तो बताओ कितना तरह का हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा? है कितना तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा? छह बनेगा, ठीक है। देखो कैसे, F1, F2, F3, अब यहाँ पर F4 हो जाएगा, F5 हो जाएगा, F1, F2 को सेम कर दो। 3 टाइप का समझ में आ रहा है ना? 3 डिफरेंट फ्रूट्स हमने कंसिडर कर लिया ना। अब क्या करो, F2 को रिप्लेस करो, F3, F4 लो, F3, F4, F1, ये भी अलग अलग फ्रूट्स है, अलग अलग फ्रूट्स है कि नहीं है? है। चलो F1 को रिप्लेस करके F2, F3, F4 लो, देखो तो ये भी अलग फ्रूट्स है, हाँ? तो हमारा 6 नहीं हुआ ना, और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ना। अरे नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, काउंटेबल है, ये काउंटेबल है। कितना आएगा ये जानता है? 5C3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 ना। ये हो जाता है क्या? 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, टोटल 10 कॉम्बिनेशन आएगा। देखो कैसे 10 कॉम्बिनेशन आता है। तो हमारा F1 के साथ तो कंप्लीट हो गया, F2 को रखो, F3 को रखो, F5 को रखो, है डिफरेंट कॉम्बिनेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, और क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? अरे नहीं, पहले हाँ, F2, F4,
F5, ठीक है। फिर ले लो F3, F4, F5, कितना कॉम्बिनेशन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक कॉम्बिनेशन सोचो कौन सा होगा? F1, F4, F5, F1 तक यहाँ आ गया था ना? हाँ, 10 आया। क्लियर है? समझ में आया कैसे आया? सो ये छोटा नंबर था इसलिए हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यही बड़ा नंबर आता तो बोलो कौन सा? F3, F1, F5, ये वाला नहीं है कॉम्बिनेशन? देखो तो है ना? इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। सोच लो एक बार, आप ये जो बोल रहे हो ना, ये हमारा क्या है? पोजीशन चेंजिंग हो रहा है केवल, ये पोजीशन चेंज, हाँ ये सेम है। समझ में आ रहा है? तो ये तरीका हमारा है। तो यहां पर क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ आर थिंग्स चूजिंग फ्रॉम इन डिफरेंट थिंग्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर। और एनसीआर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? इन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? सपोज हमारे पास यही था 5C3, तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर में 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आपको पता है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो कितना हो गया ये? 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन। 10C7 मतलब क्या है? चूजिंग 7 थिंग्स या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 7 चूजन फ्रॉम 10 डिफरेंट थिंग्स। या क्या कर, इसको आप अगर जनरल अपने मीनिंग में समझना चाहते हो तो अपने मीनिंग में क्या समझोगे आप? कि 10 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, 10 ऑब्जेक्ट में से हमको 7 को उठाना है, किसी भी तरीका से उठाना है 7 को, ठीक है? दैट इज द मीनिंग ऑफ 10C7। तो 10C7 का कितना तरीका हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 10 माइनस 7 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल का, तो 10 फैक्टोरियल रहने दो, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसे कितना आ जाएगा? 4 3, दिस इज इक्वल टू। और आप ध्यान रखना कि ये सारे के सारे कैसा देगा? आप सोचो ना कि अगर कोई आप ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, कोई आप ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो या पिक कर रहे हो, तो आपका जो टोटल नंबर रहेगा वो कैसा नंबर रहेगा? नेगेटिव नंबर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, कैसा नंबर रहेगा? हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। इस चीज़ को याद रखना। या हाँ, हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। बोल सकते हो सर 0 भी तो हो सकता है, तो तुमने उठाया ही कुछ नहीं तो फिर। और ना उठाने का भी एक तरीका है, ठीक है? ना उठाने का भी एक तरीका है। देखो इसी को हम देखते हैं। 10C0 ये क्या हुआ? हाँ, 10 ऑब्जेक्ट में से 0 ऑब्जेक्ट उठाने का तरीका देखते हैं। 10 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 10 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 इंटू 10 फैक्टोरियल। समझ में आया? तो कभी आपका 0 आएगा ही नहीं। अभी समझ में आया 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों हमने डिसाइड किया है?
वो भी एक तरीका है, हम कमी नहीं करेंगे। होता है ना, बहुत सारा कामचोर होता है ना जो बोलता है हमका। हाँ बोलो। तो तुमसे कोई ट्रक उठवाएगा? बोलो। अरे वही ऑब्जेक्ट उठा मतलब आपको चूज करने के लिए ले जाएगा ना जिसका आप कैपेबिलिटी रखते हो। जैसे आपको बोतल बोला जाए कि भाई 10 गो बोतल है, 2 गो बोतल लेके आओ, तो ला सकते हो ना। अब थोड़ी ना बोलेगा कि तुमको मशीन लेके आना है कि पानी बनाने वाला मशीन लेके आओ। पॉइंट समझ में आया कि जो भी आपका वैल्यू आएगा, जो भी आप करोगे, आपका हमेशा वैल्यू नेचुरल नंबर ही रहेगा। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करो। तो 9C4 दूसरा 9C5, ये दोनों को कैलकुलेट करो। तो चलो सॉल्व कीजिए। तो देखो ये दोनों का वैल्यू यहाँ पर आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 2 जा 8, 3 जा 9। ठीक है, तो 6 तो 42 इंटू 3 126। हाँ सही है। सेकंड वाला कीजिए। ये क्या बन जाएगा आपका? 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। सेम एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसका भी आ जाएगा क्या? तो यहाँ से आपका प्रॉपर्टी अब स्टार्ट हो गया है। आपको 4-5 प्रॉपर्टी है, उसको याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? NCR इज इक्वल टू NC n-r। समझ में आया? देखो ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही एक्सप्लेन कर रहा है ना। इसको अगर हम NCR ले लेते हैं तो देखो, तो ये NC n-r, तो n-r तो 5 आ गया। क्लियर है? एक और इस पे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो 12C7 एंड 12C5, 12C7 एंड 12C5, इसको ट्राई कीजिए। हम क्या करते हैं, ये जो 12C7 है ना, तो हम जस्ट 7 से पहले 12 से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन करना, और 7 से जस्ट एक बाद का नंबर कौन सा है? 7 के बाद का नंबर 8 तक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू, या क्या करो, 12 से स्टार्ट करो 7 तक आओ, 12 से स्टार्ट करो 7 तक आओ। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 तक आ गया। अब 7 से स्टार्ट करो और 1 तक जाओ। 7 इंटू 6 इंटू, बोलो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आया? ये हम मल्टीप्लाई नहीं, रुको, यहाँ पे हम थोड़ा सा रिडक्शन करेंगे। हम 7 से स्टार्ट करेंगे। हाँ 7 एज ए टर्म कैंसिल हो जाएगा, यस। और इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये तो हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये चला कहाँ तक? ये हमारा मूव किया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, और 7 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 12 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। तो ये हमारा 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हमारा 6 हट जाएगा। समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। 12C7, जैसे ये जो नंबर आना चाहिए ना, वो इसका हाफ से छोटा रहना चाहिए। ये जो 12 नंबर है
वो 12 का हाफ कितना, तो 6 से छोटा कुछ बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है 5। समझ में आ रहा है? 12 से छोटा क्या बन सकता है, 5 बन सकता है। तो अगर मुझे लिखना रहेगा तो हम ये वाला नंबर लिखेंगे हमेशा। कहीं पर भी अगर आपको जैसे कि 13C10 लिखा हुआ रहेगा तो हम 13C10 नहीं करेंगे, हम इसको 13C3 लिखेंगे, ठीक है। और 13C3 लिख के क्या करेंगे, 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आया? हमारा कैलकुलेशन रिड्यूस हो गया कि नहीं हो गया? बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन रिड्यूस हो गया हमारा। यस, फैक्टोरियल वाला सब खत्म, केवल हमारा ये बन गया। और देखो अगर आप इसको ओपन करते हो ना तो काफ़ी बड़ा ओपन हो जाता है, इसीलिए प्रॉपर्टी आया हमारे पास कि भाई ये नंबर नीचे वाला रिड्यूस होना चाहिए। तुम ऐसा सोचो कि हम 13 ऑब्जेक्ट में से 10 ऑब्जेक्ट को हम पिक ना करके 3 ऑब्जेक्ट को हम लीव कर रहे हैं। थिंक लाइक दिस, हो सकता है ना? अरे भाई जब मार्केट में जाते हो तो आप सारा जो आपका जो रोटेन फ्रूट्स होता है उसको आप छोड़ते हो कि ले जाते हो उसको भी उठा के साइड कर देते हो। तो यही चीज़ आपको समझना है, जो हम पिक कर रहे हैं, जो बचा हुआ है उसको हम छोड़ रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर आप रिवर्स ऑर्डर में समझ सकते हो। क्लियर है? यहाँ पर जो लिखा हुआ यही चीज़ लिखा हुआ है ना। अगर हम r को पिक कर रहे हैं तो r-1 को हम क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज़ आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ज़्यादा हेल्प करेगा, इस चीज़ को याद रखना। वहाँ पर 2 टाइप का आएगा, एक NCR, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो ही गया कि हम क्या कर रहे हैं, R ऑब्जेक्ट में, N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को हम उठा रहे हैं, ठीक है। अब परमुटेशन क्या बोलता है कि सर ये हम R ऑब्जेक्ट को आपस में घुमा भी तो सकते हैं। जैसे एक बच्चा भी बोला ना इसमें कि सर हम F फ्रूट्स वाला जो था आगे पीछे कर दिया था ना, पोजीशन चेंज। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो पोजीशन चेंज कब कब किया जाता है, तुम सोचो तो। पोजीशन चेंज कब कब किया जाता है, सोचो ना। कलर के लिए जानते हो 3 कलर से 33,000 करोड़ से ज़्यादा कलर बन गया, सोचो तो, कॉम्बिनेशन कर करके। और इवन 3 कलर से ना आप 3 फैक्टोरियल टोटल 6 कलर बना सकते हो। अगर तीनों कलर को एक साथ यूज करते हो तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, सोचो। लेकिन यही 3 कलर को आप रखोगे कितना बनेगा, एक ही कलर बनेगा। तो अरेंजमेंट थोड़ा देखो, जब हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चलेगा तो उसमें आप लोगों को सोचने का क्षमता ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि टोटली क्या है, दिमाग का थॉट प्रोसेस है। जितना अच्छे से दिमाग अप्लाई करोगे क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा क्विक बनेगा। तो उसी का ये एक पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ना हर क्वेश्चन का विजुअलाइजेशन करवा देंगे हम, ताकि आपको इस टाइप का सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आए तो आप परेशान ना हो, ठीक है ना। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम में ये हमारा एक पार्ट है जो एक्सपेंशन ऑफ द बायनोमियल थ्योरम में काम आने वाला है, ठीक है। और प्रॉपर्टी भी काम आएगा, जैसे हमारा बड़ा नंबर, जैसे ये वाला नंबर है। अब सोचो ना, अगर इसी को हम करते तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा बड़ा हो जाता कि नहीं हो जाता। तो हमको मल्टीप्लिकेशन भी तो रिड्यूस करना है ना। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं। चलो, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो कितना आंसर आ गया ये, तो 5 इंटू 2 10 और 4 इंटू 3 12। तो ये कितना हो गया, 972 प्लस 72 792। ये भी 792 हो गया, ये भी 792 हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी के लिए आप 10C4 फाइंड कीजिए और 9C3 फाइंड कीजिए। आप देखना कि ऊपर का पावर एक रिड्यूस हो गया और नीचे का भी एक हम रिड्यूस कर दिए हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 इंटू, हमको 10 से स्टार्ट करना है और 4 नंबर मल्टीप्लाई करना। तो 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 8, 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है।
तो क्या बन गया ये 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो ये हो गया क्या 720, सॉरी 210, हाँ 210। और ये 9C3 को क्या लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा सॉरी 3 4 जा 2 4 जा 8, तो ये कितना आ जाएगा 84। ठीक है, अगर ये दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना बनेगा, बताओ, चलो कैंसिल करते हैं तब दिखेगा तुमको। तो ये हमारा 7 से पहले कैंसिल करते हैं, तो 7 12 जा, और ये 7 3 जा, फिर इसको कैंसिल करते हैं 4 3 जा, 4 3 जा 12 होगा ना, टू 2.5 आ रहा है, नहीं 2.5 तो नहीं है, हाँ 2.5 आ रहा है, मतलब 10/4 आ रहा है, 10/4 आ रहा है। देखो तो यहाँ पर 10 और 4 दिख रहा है आपको, हाँ, तो यानी कि जो हमारा 10C4 है दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4 9C3 हो जाएगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। अरे देखो ना, इसको हम डिवाइड कर दिए थे ना 9C3, इसको हम डिवाइड किया तो 10/4 आ गया ना, तो अगर हम 10C4 इज इक्वल टू 10/4 इंटू 9C3 लिख सकते हैं ना, यही चीज तो लिखे थे शुरू में, लिख सकते हैं। तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी दिखा, NCR इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई R N-1C R-1, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 है। एरो हटा दो, क्लियर है प्रॉपर्टी नंबर 2 कि नहीं क्लियर है? देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आपसे पूछेगा, फाइंड इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछता है 10C7 इज इक्वल टू K टाइम्स 8C5, ठीक है, 10C7 इज इक्वल टू K टाइम्स 8C5, ठीक है, आपको K का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड K। तो क्या करेंगे, इसको हम 10C7 को क्या लिख सकते हैं 10/7 इंटू 9C6 लिख सकते हैं, हाँ या ना, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 10/7 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8C5। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? तो दिस इज इक्वल टू K इंटू 8C5, इससे ये कैंसिल हो गया, तो K का वैल्यू आ गया आपका, रिड्यूस कर दो, तो 90 डिवाइडेड बाई 42 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड, हाँ, अरे पागल 2.1 नहीं आएगा, ज़्यादा ही आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 जा और 3 जा, तो 15/7 हो गया, तो फर्दर बढ़ते जा रहा है ना हमारा, समझ में आया? देखो इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा वो भी था जो नॉर्मल मेथड हम जानते हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टी अप्लाई किए तो हमारा कैलकुलेशन रिड्यूस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया था, कैलकुलेशन हमारा रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम थोड़ा वाइजली यूज करेंगे, ठीक है? चलो कॉपी करो। तो प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 है NCR प्लस NCR-1,
इसको सॉल्व कीजिए तो एनसीआर को हम क्या लिखेंगे, एनसीआर को हम क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सिमिलरली NCR-1 को क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n माइनस r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, फर्दर चेक करके देखिए क्या आता है रिजल्ट, जो आप चेक करो ना। हाँ बताओ कौन सा बड़ा, n माइनस आर बड़ा कि n माइनस आर प्लस 1 बड़ा, ये बड़ा है। तो इसको अगर हम रिड्यूस करना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अरे अगर 10 लिखा रहता तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखते। तो सिमिलरली हमने एक नंबर को बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और उसका एक जो नेक्स्ट रिड्यूस नंबर है 1 लेस देन नंबर, उसको हमने एज इट इज लिख दिया फैक्टोरियल के फॉर्म में। ठीक है, इन फैक्टोरियल एज इट इज। अब बताओ r बड़ा कि r-1 बड़ा, r बड़ा, तो r को हम छोटा कर सकते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल r इंटू r-1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस r-1 फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? अब कुछ एक्सप्रेशन कॉमन है, एक है n फैक्टोरियल कॉमन है, नीचे में देखो r-1 फैक्टोरियल कॉमन है, n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन है। फर्स्ट वाले में क्या बचा, 1/r। सेकंड वाले में क्या बचा, n माइनस r प्लस 1, ये बचा। चलो मल्टीप्लाई करो दोनों को, एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, n माइनस r प्लस 1 प्लस r डिवाइडेड बाय r इंटू n माइनस r प्लस 1, n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। r से r कैंसिल, तो क्या बन गया ऊपर में n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। तो क्या लिखेंगे, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, और ये क्या बन जाएगा, n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया। तो अब बताओ कि इसको अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे। अरे देखो ना, इसके जस्ट आगे वाला नंबर है ना, तो फैक्टोरियल इसमें आ जाएगा। देखो ना, n छोटा नंबर है ना, और n के जस्ट आगे का नंबर ये है n प्लस 1। अगर आपके पास 10 फैक्टोरियल लिखा रहेगा और इंटू 11 करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, सिंपली 11 फैक्टोरियल लिख देंगे। समझ में आ रहा है? इन द सेम वे देखो, ये r-1 फैक्टोरियल है, इंटू r कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, r फैक्टोरियल मिल जाएगा है। अब देखो यहाँ पर n माइनस r का फैक्टोरियल दिया हुआ है, उसके एक आगे का नंबर एक लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 CR, लिख सकते हैं हम इसको कंक्लूड करके। देखो ना, अगर हम ऊपर वाले के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर n फैक्टोरियल, तो यहाँ पर भी n फैक्टोरियल, सॉरी n है तो यहाँ पर n फैक्टोरियल है, यहाँ पर n प्लस 1 है तो यहाँ पर भी n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर r तो एज इट इज है। अब यहाँ से देखोगे तो ये n प्लस 1 माइनस r लिख सकते हैं, n माइनस r को, तो n क्या, n नहीं रहा ना, n प्लस 1 बन गया ना ये हमारा, तो ये क्या बन जाएगा, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारा प्रॉपर्टी क्या बन गया, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। अगर आप इसमें क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा, 10C3
प्लस 10C2 इज इक्वल टू 11C3। इस वाले प्रॉपर्टी में क्या हमको बेनिफिट है कि ऊपर वाला सेम रहेगा और नीचे में एक का डिफरेंस रहेगा। दिख रहा है? इसके पहले वाला में क्या था, ऊपर नीचे दोनों एक का रिडक्शन हो रहा था। इस वाले में क्या हो रहा है कि ऊपर सेम हो रहा है, नीचे में एक का रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो इक्विवेलेंट रहेगा वो टॉप में 1 बढ़ जाएगा और जो लोअर पोर्शन रहेगा वो एज इट इज रहेगा। पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? कॉपी कीजिए इसको। जो आपने यहां पर लिखा है, तो अब देखो ये चीज हमारा पॉजिटिव कब बनेगा, n माइनस आर पॉजिटिव कब बनेगा है, जब n, देखो तो हमेशा याद रखना n आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, n हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, r हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है? और जो थर्ड है n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r। ये 3 कंडीशन यहाँ पर आप मेंशन कर लो। तो इसका भी मैं मतलब समझाता हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको जानना, अदरवाइज होगा क्या जानते हो आप? एक सिचुएशन देखो कि आपके टोकरी में या आपके टिफ़िन बॉक्स में 1 डब्बा रखा हुआ है और आप खोजोगे कि नहीं हमको 2 डब्बा उठाना है, तो कहाँ से उठाओगे 2 डब्बा? पॉसिबल है ही नहीं। तो ये अपना कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि अरे अगर हमारे पास 10 पेन दिया हुआ है तो हम 10 ही पेन ना हमारे पास है, हम थोड़ी ना कि 11 पेन के बारे में सोच सकते हैं कि 10 पेन दिया हुआ है 11 पेन उठा लिए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है? जितना ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल रहेगा उसी में से आपको बताना है कि कितना तरीका से हम इसको उठा सकते हैं। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो n ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, जो अपर पोर्शन है वो हमेशा कुछ रहना चाहिए। अरे भाई कुछ रहेगा नहीं तो उठाएगा क्या? सोचो, डज इट मेक सेंस? अगर जीरो ऑब्जेक्ट को बताओ 0 तरीका से कितना बार उठाएं? कोई सेंस नहीं है। ठीक है? कोई बोलेगा सर 1 तरीका से, भाई वो 1 है, लेकिन आप सोचो प्रैक्टिकल लेवल पर सोचो तो आपको समझ में नहीं आएगा। भाई कोई कुछ तो उठा ही नहीं रहे हैं, कुछ हम उठा ही नहीं रहे हैं। देखो ऑब्जेक्ट होते भी अगर कुछ ना उठा रहे तो वो एक तरीका समझ में आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ना होते हुए भी हाँ है ही नहीं और उसके बारे में हम सोच रहे हैं तो कोई फायदा है? अरे सब लोग सोचता है कि भाई हम टाटा अंबानी बन जाए, जब है ही नहीं तो उसके बारे में सोचने से कोई फायदा है नहीं। क्लियर है? तो इसीलिए हमने लिखा यहाँ पर n ग्रेटर देन 0। सेकंड आ जाओ r ग्रेटर। अब r हमको उठाने का मन है कि नहीं है वो हम पे डिपेंड करता है, तो हम r और n शुड बी ग्रेटर देन, हमेशा जो r का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम, r का जो वैल्यू है मैक्सिमम n तक जाना चाहिए, n से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। सबके लिए एप्लीकेबल। ये हमारा प्रॉपर्टी 3 है, ये प्रॉपर्टी 3 है नहीं। ये जो हमने एनसीआर, जहाँ पे मीनिंग ऑफ एनसीआर लिखाया है वहाँ पर डेफिनेशन हमने दिया था, डेफिनेशन के बाद हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बगल में ये आपको कंडीशन लिखना है। तो अब आप सोचो क्या सोचना है, इससे इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन जाएगा? तो इससे भी इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन हम आपको दे सकते हैं। ठीक है? और ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए एक साथ। समझ में आ रहा है? n और r तो 0 रहेगा ही रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा ना। अब दे दिया जाएगा 10C11, सर n भी ग्रेटर देन 0 है, r भी ग्रेटर देन 0 है, तो क्या? और तीसरा कंडीशन है 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 गलत है यहाँ पर। और देखो ये जो हम पढ़ते हैं ये क्या पढ़ते हैं हम, इसको रीड करो तो एक बार सब लोग, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 2 यहाँ पर कंडीशन आ रहा था, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए।
जैसे आप पढ़ोगे ना, जब आप लॉजिक बुलियन अलजेब्रा पढ़ोगे तो बुलियन अलजेब्रा में ये एक होता है कि दो ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया हुआ है तो 0 0 0 होता है। अगर हम और कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये और कंडीशन मतलब एडिशन वाला, एडिशन टाइप का कुछ चलता रहता है, ठीक है। तो 0 1 1 1 0 1 1 1 1 इस टाइप से चलता है। तो बोलोगे सर 1 + 1 तो 2 होता है, लेकिन यहाँ पर जो बुलियन अलजेब्रा है वो केवल 0 और 1 पे ही काम करता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स पे काम करता है, ठीक है। तो 2 लिखोगे तो ट्रू ही हो गया ना, मेन वो 0 तो नहीं है 2, तो इसलिए उसको 1 लिखा जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर बुलियन अलजेब्रा वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो और में क्या होता है कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो समझो ट्रू है, अगर दोनों फॉल्स हो जाएगा, पर्टिकुलरली दोनों फॉल्स हो जाएगा, जैसे अभी बताया ना 10 > 11, तो ना 10 > 11 होता है और ना 10 = 11 होता है। दोनों कंडीशन में फॉल्स है कि ट्रू है? फॉल्स है, तो वो इंटेंशनली फॉल्स हो जाता है। इस तरह से भी आप सोच सकते हो। समझ में आया? चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपने किया, NCR डिवाइडेड बाय NCR - 1 इज इक्वल टू क्या आया? चलो इसको सॉल्व करो तो